पेश है गुड मॉर्निंग J&K। उस्ताद की कीमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद की कीमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज दिन भी, आज सुबह भी हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, हर दिन की अपनी अहमियत होती है, अपनी फ़ादियत होती है। आज 5 सितंबर है और इस दिन को हम टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं, यौम असातिज़ा के तौर पे मनाते हैं। और ये उस्ताद लफ्ज़ जब ज़बान पे आता है तो ठीक उसी पहल दिल में एहतराम और इज़्ज़त के जज्बात उभरते हैं। आप उन तमाम शख्सियात को याद करते हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाया है, सलीका सिखाया है। आप उन तमाम अशख़ास को याद करते हैं जिनसे आपने बज़ाहिर बराह रास्त क्लासरूम्स में पढ़ा है, और ऐसे अशख़ास को भी याद करते हैं जिनके तौर तरीके से, जिनके किसी जेस्चर से, जिनके किसी कारनामे से, जिनके किसी अमल से आपने कुछ सीखा हो। नाज़रीन मोहतरम, आप कितना भी कह लें कि आज स्टूडेंट्स के दिल में जो है उस्ताद का वो एहतराम नहीं रहा, या फिर इस रिलेशन में थोड़ा बहुत बिगाड़ पैदा हो गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम तरक्की याफ्ता और तामीरी प्रोग्रेसिव माशरों में ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर वो माशरा तरक्की याफ्ता है, वो माशरा प्रोग्रेसिव है, तो उस माशरे में ये लाज़िम व मलज़ूम बात है कि वहाँ पे अच्छे असातिज़ा होंगे। नाज़रीन, आज जैसा कि मामूल होता है, जब हम भी तलबा थे, अभी भी तलबा ही हैं, हम जब स्कूल्स में थे तो अपने टीचर्स के लिए कार्ड्स वगैरह प्रिपेयर करते थे, उन पे कुछ एक अच्छी मैसेज लिखा करते थे, और थोड़ा बहुत उसमें ये भी करते थे कि 2-4 कार्ड्स बना लेते थे, फिर 2-4 टीचर्स को खुश रखने के लिए, और हर टीचर को ये बोलते थे कि आप ही हमारी बेस्ट टीचर हैं। तो ये थोड़ा बहुत वो इज़हार तशक्कुर और अपनी मोहब्बत, अपना खुलूस ज़ाहिर करने का तरीका था। आज भी हम सबको ये चाहिए, क्योंकि असातिज़ा जो ज़िम्मेदारी हमारे माशरे में निभाते हैं, या हमें जो दर्स देते हैं, हमें जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है, एक ऐसा रोल है जिसको हम कभी भी फरामोश और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज हम सबको चाहिए कि वी शुड रीच आउट टू आवर टीचर्स, चाहे हम फ़ोन पे ही उनसे बात करें या बज़ाहिर मिलने जाएं, और उनको ये एहसास दिलाएं आप कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदलने में
एक मुस्बत रुख देने में आपकी ज़िंदगी को क्या रोल अदा किया है, और इस रोल के लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे और इजहार तशक्कुर करते रहेंगे। नाज़िम मोहतरम, टीचर्स डे पे शायद मेरी साथी मेज़बान को भी कुछ कहना होगा, ये यकीनन सी बात है, ज़रूर बात है। नाज़िम मोहतरम, आज मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार और मेरा साथ निभाएंगी हुमैरा शबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ठीक है, सेहत ठीक? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाजरीन, हमारी भी यही उम्मीद कि आप सब खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि अम्मार बता चुके हैं कि आज यौम असातिज़ा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो टीचर्स हैं उनकी अहमियत को उजागर करना। जी। वैसे आज हमारे देश के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर राधा कृष्णन साहब और दूसरे प्रेसिडेंट इंडिया के, उनका भी जन्मदिन है। खैर नाज़रीन, अभी जितने भी टीचर्स हमें देख रहे होंगे, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आज दिन की। नाज़रीन, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे समाज में अच्छे उस्ताद होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, तो हमारा जो मुस्तकबिल है, कल है, वो भी बेहतर होगा। जी। और एक अच्छे उस्ताद की जो मिसाल है वो एक चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाता है। खैर अमार, आपकी तरह मुझे भी अपने जो स्कूल डेज है वो याद आ रहे हैं। आई यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे लाइक यू नो द बेस्ट वे। एक ग्रैंड तरीके से हम इस दिन को सेलिब्रेट किया करते थे, बहुत ही एक्साइटेड हुआ करते थे उन दिनों वगैरह का एहतमाम या and I think that was perhaps somehow a great way to show gratitude towards teachers. What do you say? बिल्कुल सही। और देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप कितना भी कह लें कि ये जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है ये अब बिल्कुल ही तब्दील हो गया है। पहल हमने अपने माँ बाप से ये भी सुना है कि असातिज़ा मतलब उस्ताद वशत ऐसे वक्त ही बदला हुआ, मगर आज अगर आप देखेंगे आज का जो उस्ताद है उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, उसके हाथ में छड़ी नहीं होती। वो आपको क्वेश्चंस पूछने पे, सवालात पूछने पे डांटते नहीं हैं। वो आपको ये प्रोविजन देते हैं कि आप क्लासरूम में खुद भी कुछ ऐड कर सकते हैं। आप कुछ कह सकते हैं जो आपने घर पे सीखा हो, या कहीं फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही कॉर्डियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिससे बच्चा भी कंफर्टेबल फील करता है अराउंड हिज टीचर। और आजकल की नवीयत आप देखें, वी आर जस्ट लाइक बडीज विद आवर टीचर्स, बहुत ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। मुझे लगता है ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि मुझे याद है अभी भी जब भी मैं अपने टीचर से मिला करती थी ना, तो मैं भी डर के छुप जाती थी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा अब नहीं है, वो होता है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एहतराम की कमी है, एहतराम बिल्कुल वही है। और ये भी कहा जाता है कि टीचर्स को अपने जो फ़र्ज़ मनसबी और इससे जुड़े वक़ार और तक़द्दुस का शायद अब एहसास नहीं रहा। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई कुछ है। जो लोग भी इस पेशे से जुड़े हैं, जो लोग भी टीचर्स हैं, वो बहुत तनदेही से, बहुत मेहनत से बच्चों पे मेहनत करते हैं और उनको ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं। देखें, आज तो आपके पास बहुत सारे वसाइल हैं, ज़राए हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी नॉलेज और कौन सा ऐसा दर्स है जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, आपकी ज़िंदगी एक सही राह पे आ जाए, वो दर्स आपको टीचर के बगैर कोई नहीं सिखा सकता। यानी हम जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने की, जितना भी डिजिटल दौर आप कह लें है इस वक्त, नॉलेज एक्सप्लोजन है, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो मतलब इस दौर में जितना हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, टीचर की रिलेवेंस उतनी ही ज़्यादा जी। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अभी भी KS बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऐसा हार्डली आपको कोई स्टूडेंट मिलेगा जो टीचर बनना जिसकी पहली चॉइस टीचर है ना। तो हम लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से हम टीचर्स को अप्रिशिएट करनी चाहिए, उनके काम को एक्नॉलेज करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, शायद उस तरह से हम नहीं करते हैं। मुझे लगता है आज का दिन ये एहसास बेदार करने के लिए भी है, उन तमाम अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार के लिए भी, हम सब के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि हम अपने टीचर्स के कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी कंट्रीब्यूशन को हम कभी भी
फरामोश ना करें। खैर, अपडेट्स का इंतजार होता है जी नाज़रीन। बिल्कुल नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आप तक अहम इतलात भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मौसम की। आज श्रीनगर का जो मौसम है खुशगवार ही रहेगा। इन बिटवीन बारिशें भी हो सकती है। दर्जे हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू के बारे में बात की जाए तो जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से हमें ये इतला मौसूल हुई है कि आज नेशनल हाईवे और एसएसजी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। वहीं मुगल रोड पर बड़ी गाड़ियों को सिर्फ श्रीनगर से पूंछ, वायलेस छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन नाज़रीन, जो हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। यू नीड टू बी अपडेटेड। यू कैन फॉलो देयर ट्विटर हैंडल एज वेल। और आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी जो है नंबरात भी फ्लैश हो रहे होंगे, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं। और आपको आगाज़ में इंतज़ार रहता है मौसीकी का। आज भी हमने एहतमाम किया है जनाब एजाज राह साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा। सुनते हैं, देखते हैं ये नगमा। चोरो रश्क करता हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करतास देवान तई पानुन हा अश्क चोरो रश्क करता देवान तई। मत मजनूनो रट नजद मकान तई मत मजनूनो रट नजद मकान तई बुला सुंदर आयसई सोरी सामान तई सामान तई हा अश्क चोरो रश्क करता देवान तई हा अश्क चोरो रश्क करता देवान तई पनुन असे झुकच लागान बेगान तई हा अश्क चोरो रश्क करता। चोरो रिश्क करता देवा
करथस देवान तै पनुन अशीर झुकच लागान बेगान तै हश्क सुरो रश्क करथस यंबर जल दरबाग छे प्रारान तै बंबरो यंबर जल दरबाग छे प्रारान तै क्या छुप छारा न गो मश्क जोलान तै जोलान तै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवान तै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवान तै पनुन अशीर झुकच लागान बेगान तै हा अश्क चोरो रश्क करथस देवान तै देवान तै देवान तै वुचतौ महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप। ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना एजाज राज साहब की आवाज़ में। अब आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मेहमान शख्सियत का हमने इंतखाब किया है, तो उनके तारुफ में एक शेर याद आ रहा है कि इंसाफ हो किस तरह दिल साफ नहीं है, दिल साफ हो किस तरह इंसाफ नहीं है। तो जिस माशरे की हम बात कर रहे थे आगाज़ में, तरक्की याफ्ता और प्रोग्रेसिव माशरा, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ के मयारात बहुत बुलंद हों। इंसाफ की आँख किसी इंसान को भेदभाव से न देखे, तकसीम व तफरीक न हो, सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर यकसा हो, इसमें कोई रंग, नस्ल या किसी के मर्तबे, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस का कोई फ़र्क ना हो। इस तरह का एक इंसाफ़ी निज़ाम हम हमेशा अपने माशरे में चाहते हैं और इसी इंसाफ़ी माशरे को, मुनसिफ़ाना माशरे को कायम करने में हमारे वकला बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आज हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं श्री अखिलेश उपाध्याय, एडवोकेट, हाई कोर्ट मुंबई। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। अखिलेश जी, मैं भी आज इस स्टूडियो में आकर के अपने को बहुत धन्य समझ रहा हूँ। जी नहीं सर, हमारा सौभाग्य कि आप आए, कि आज हमें श्रीनगर में पहली बार आने पर ही एक स्टूडियो में आकर आपसे मिलने का और दूर दूर आपके दर्शकों तक पहुँचने का मौका मिला। मैं प्रोफेशन से वकालत 2000 से शुरू किया। अच्छा। और 2000 के पहले मेरी भी तमन्ना थी कि किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊं, लेकिन शायद जाना नहीं था, हमें वकालत ही करना था। अच्छा। मेरी पूरी पढ़ाई शिक्षा जो है हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई जी। और वाराणसी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहीं वकालत करने की शुरुआत भी हुई थी जी। और हमने इलाहाबाद बार एसोसिएशन से ही रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जॉब में जाने की जो हम लोगों की उस समय ख्वाहिश थी कि हमें नौकरी फर्स्ट, पहले नौकरी मिले तो अच्छा है, क्योंकि फैमिली स्टेटस होता है जी। और उसी हिसाब से परिवार में उसकी काउंटिंग होती है, समाज में काउंटिंग होती है, कितनी अच्छी जॉब है। तो जॉब के सिलसिले में, लीगल जॉब के सिलसिले में मुंबई चला आया। अच्छा। जी।
और जब मुंबई आया तो फिर मैं सोचा फिर अगर यहाँ अच्छी जॉब मिली है मैं, लेकिन पसंद नहीं आया काम। उनके हिसाब से काम करने का तरीका पसंद नहीं आया जी क्योंकि जगह भी अलग थी, जी, वातावरण समाज भी भी अलग था, सही बात। और लोगों का एक्सपेक्टेशंस भी अलग था। अखिलेश जी, पहले तो देखिए हम गुड मॉर्निंग जे&के की तरफ से आपका इस्तकबाल करते ही हैं, लेकिन आप मेहमान बन के आए हैं पूरे कश्मीर में, तो तमाम कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे भी मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों की एक ख़ासियत ये है कि हम बहुत मेहमान नवाज हैं और जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपने अपने सफ़र का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमें दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बनारस में जो आपने अपना बचपन गुजारा, और बनारस जो एक शहर आस्था और श्रद्धा के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, देखते हैं सुनते हैं, अभी जानने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे कहीं देख लिया बनारस का वीडियो, लेकिन आप चूँकि वहाँ रहे हैं, आप उन गलियों में अपना बचपन गुजारा है, तो किस तरह का वो तजुर्बा था, किस तरह का एक्सपीरियंस था और क्या कुछ स्ट्रगल्स थी बचपन में? बचपन में बनारस में जो बोलते हैं सुबह, बनारस की सुबह बहुत ही अच्छी होती है, और गंगा नदी के किनारे जी 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 सुबह सुबह जाने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वहाँ का एक शेड्यूल ही है लोगों का कि सुबह 4 बजे भोर से स्नान करने चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए, और पूजा पाठ भी करते हैं, नाश्ता भी उधर ही करते हैं। अच्छा। और उस समय सब कुछ उपलब्ध रहता है। उस समय इतनी आर्थिक विकास तो नहीं था जी। और दूसरी जो भीड़ भाड़ की जगह मानी जाती है जी। सुबह गलियों में भी बहुत भीड़ रहती है जी। और उसमें भी लोग दर्शन करने, पूजा पाठ करने और बिजनेस करने के माध्यम से सुबह ही निकल जाया करते। अच्छा। वहाँ की गलियाँ पहले बदनाम थी, जो हम लोग बाहर सुनते हैं कि गलियाँ बहुत गंदी होती हैं जी। फिर भी वहाँ पे लोगों का आना जाना, टूरिस्ट का आना जाना, और सुबह से शाम तक जो भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ के बिजनेस में कपड़े का, बनारसी साड़ी का जी जी काफी मशहूर है, बहुत ही मशहूर है और देश दुनिया तक उसका व्यापार होता है। जी। जो लोग भी आते हैं वहाँ खाने पीने की भी कुछ, जैसे यहाँ पे भी हम लोग आते हैं तो अच्छे खाने की व्यवस्था मिलती है, तो वहाँ भी कुछ कचौड़ी और सब्जियाँ वगैरह खाने की सोच है। क्या बात। तो वहाँ बचपन तो बहुत अच्छा ही लगा हम लोगों को, क्योंकि पढ़ाई भी वहीं हुई, बाहर भी बहुत कम जाने का मौका मिलता था, और बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास के लाइफ के जैसा होता है जी। सभी फैमिली के लोग बड़े खुश रहते हैं, मिलना जुलना होता है जी। कोई किसी में द्वेष नहीं होता है। सुबह शाम रात कितनी भी समय, उस समय भी लोग बिंदास निकलते थे, घूमते थे जी। और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम वहाँ पे ओपन हुआ करता था। अच्छा। आज जैसे इंडोर जैसा नहीं होता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा, कव्वाली, ये सब ओपन हुआ करता था, हम लोग एंजॉय करते थे। ओपन एयर में सब मिलजुल के सब मिलजुल करके अच्छा प्रोग्राम करते थे, और जी। इसके लिए कुछ एडिशनल एक्सपेंस नहीं करना पड़ता था। जब हम लोग कॉलेज लाइफ की एक ग्रेजुएशन का पीरियड शुरू होता है, उस समय भी बहुत ही आनंदमय रहा। और एजुकेशन लाइफ में हम लोग पहले सुनते थे स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, यस, लेकिन उस टाइम पे फिर हम लोग कभी कभी ढूंढते थे कि ये किसने कहा, बिकॉज इट इज मोस्ट स्ट्रगल लाइफ। यस। हम लोग इस समय एजुकेशन इतना कॉस्टली नहीं था जी। हम आपको बताएं कि ग्रेजुएशन करते समय तक जो मैक्सिमम फीस हम लोगों ने जमा किया होगा, हॉस्टल फीस, रहने का फीस और पढ़ने तक का, दो अब तो लॉ ग्रेजुएट्स, उतने में आज एक स्टूडेंट्स अपने 6 महीने का केजी का भी क्लास नहीं कर सकता। सही। तो निश्चित रूप से वो समय बहुत ही अच्छा था। और आज बदले हुए बनारस में भी जी। कुछ न कुछ पहले जैसे बनारस की सीढ़ियों का लाइफ, गंगा घाट की लाइफ देखने को मिलता है और एंजॉय करने का मिलता है। बाकी शहर से हटकर वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग भी मेहमानबाजी हैं, वहाँ के लोग भी मेहमान की अच्छी इज्जत करते हैं जी। उनका ध्यान रखते हैं। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबके लिए व्यवस्था है वहाँ। जैसे कि आपने एक मजे की बात की इन्होंने कि हम ये तलाश करते थे कि किसने बोला कि स्टूडेंट ईयर्स और गोल्डन ईयर्स, ये हमारे साथ भी ऐसा तजुर्बा होता था कि जब रोज आपको स्कूल, फिर उसके बाद काम करना, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, लेकिन फिर जब अब मुड़ के देखते हैं, नॉस्टैल्जिया में देखते हैं, माजी में देखते हैं,
तो अब वो स्ट्रगल, वो मेहनत, वो भी हम मिस करते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाए और हम उनको रिलीव करें। एग्जैक्टली सर, आपने अभी बनारस के बारे में बात की, जाना चाहेंगे आप कश्मीर में इससे पहले आए थे या आपका ये पहला विजिट यहाँ कश्मीर में है? और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि कश्मीर में अभी तक आपने ज़्यादा एंजॉय क्या किया? कश्मीर में श्रीनगर में मेरा पहला विजिट है। इसके पहले 1990 में 1990 में मैं जम्मू आया था, उधमपुर तक आया था और उधमपुर उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन कुछ विशेष कारण से या सिक्योरिटी कारण से श्रीनगर तक आने का मौका नहीं मिला। आज आप पहली बार आए? और पहली बार जब मैं आया तो जम्मू हॉल्ट करके और कश्मीर आया जी। और कश्मीर बहुत अच्छा लगा। और कश्मीर के लोग और कश्मीर की व्यवस्थाएं, कश्मीर की सड़कें, साफ सुथरी व्यवस्था देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो कहाँ घूमने गए आप अभी तक? अभी हमें ज्यादा घूमने का नहीं मिला। एक दिन हमने डल झील घूमा और दूसरे दिन अभी किसक, जहाँ हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रुके हुए हैं, अच्छा, वहाँ हमने पूरी तरह से जितना ओपन सेट से घूमे। और उसके पहले अभी तक सेमिनार में भी हम लोग व्यस्त रहे। जी, वो तो खैर अभी आगे भी आपको अवसर मिलेगा, कुछ दिन का प्रोग्राम है आपका, तो आप जब घूमेंगे, आप जब हमारे सेहत अफजा मकामात की सैर करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि जिस कश्मीर के बारे में आप सुनते थे आज तक, वो जन्नत बेनज़ीर आप अपनी आंखों से देखेंगे। खैर, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ का जिक्र कर रहे थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से, आज के दिन के ताल्लुक से आज टीचर्स डे है, और आपकी ज़िंदगी में आप अपने टीचर्स को किस तरह से याद करते हैं? अभी टीचर्स को याद करने का एक फेज है। जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, मिडिल स्कूल में आए और फिर यूनिवर्सिटीज में आए। तो जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे तो टीचर्स को हमारे यहाँ जैसे पंडित जी कहा जाता है, मास्टर साहब कहा जाता है, जो लेडीज होती थी उनको देवी जी कहा जाता है। अच्छा। मैडम उस समय तो हम लोग जानते ही नहीं थे। अच्छा, तब देवी जी ही कहते थे। हम लोग देवी जी जानते थे, जो फीमेल टीचर्स हैं उनको देवी जी जानते थे। और जो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये सब पढ़ाते थे उनको हम लोग पंडित जी कहते थे। अच्छा। और जो साइंस मैथ वगैरह पढ़ाते थे उनको हम लोग मास्टर जी कहते थे। ओके। और जो शेड्यूल था कि अगर घर से हम लोग का टाइम हो गया कि 10 बजे हमको स्कूल पहुंचना है जी, और फिर 4 बजे तक आना है, तो उस समय टीचर ही हमारे सबसे बड़े गार्जियन हुआ करते थे। जी। और सुबह से शाम तक टीचरों के कई रूप देखने को मिलते थे। अगर सुबह होमवर्क नहीं हुआ या हम लोग लेट हुए तो फिर उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। दोपहर में अगर उन्हें कुछ शिकायतें मिल गई तो मार भी खानी पड़ती थी। उसमें उनके पास स्टिक्स हुआ करते, बाम्बू स्टिक्स होते थे, और हम लोग घर जाकर शिकायत भी नहीं कर सकते थे जी। कि अगर घर जाकर हम लोग ने शिकायत किया तो टीचर्स हम लोग के घर से जुड़े हुए होते थे जी। एक तो टीचर्स की मार और फिर घर पे भी मार घर पे हुआ कि अच्छा टीचर्स की शिकायत किया तूने, तो स्कूल में जाकर घर का भी शिकायत करता होगा। जी जी। तो टीचर्स की शिकायत करना बहुत नामुमकिन था, सोच ही नहीं सकते थे। और जो टीचर्स हम लोग के साथ जुड़े होते थे, शाम होते होते कुछ खेल और पीरियड्स और पूरे दिन में हम लोगों ने क्या याद किया, जो रिपीटेशंस होते थे, उसके बाद जो टीचरों का प्यार हम लोगों को देखने को मिलता था, वो एक अलग ही अनुभव था। मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट थी टीचर्स, पूरी इन्वॉल्वमेंट। वो हम लोगों को ये समझते थे कि अगर कोई छात्र जो है कमजोर है या कोई छात्र ज़्यादा पढ़े और उसको और पढ़ाने की ज़रूरत न दी जाए, समय न दिया जाए, तो उन्हें लगता था कि शायद उनके सर्विस में कुछ कमी हो रही है। तो वो ये नहीं देखते थे कि 4 बज गया तो हमको जाने का समय हो गया। अगर बच्चे ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो 4, 4:30 और 5 भी बजते थे तो बच्चों के साथ समय देते। टाइमिंग की कोई ऐसी कैद नहीं थी, बिल्कुल डेडिकेशन। और उस समय ये ट्यूशन और कोचिंग का कोई माहौल नहीं था। मैं 80 के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हम लोग हाई स्कूल लेवल पे पहुँचे और उस समय साइंस टीचर्स की बहुत ही महत्व होती थी। साइंस टीचर्स को हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे कि अगर साइंस टीचर हमें न सिखाए तो दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं थे। बुक्स और टीचर, किसी के पास कुछ कई राइटर्स के बुक्स होते थे और जो कुछ है वो टीचर होता था।
अगर टीचर हमें अच्छे फार्मूले ढंग से नहीं समझा सके, आपके पास और कोई जरिया नहीं था, तो जहाँ से दूसरा आप कोई सीख जरिया पाते? नहीं था, कोई दूसरा मीडियम नहीं था, कोई किसी technology चीज तक बाहर नहीं कोई बताने वाला नहीं था। आज इतने ज़राए हैं, आज इतने वसाइल हैं, इससे इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, आज चूँकि यौम असातिज़ा है तो सर से भी थोड़ा बहुत इसी बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि इनके टीचर्स किस तरह से इनको पढ़ाते थे, और इन्होंने जब फिर प्रैक्टिस शुरू की, जब ये मुंबई आए, उस सफ़र के बारे में भी जानेंगे इनसे। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे। आप बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट अखिलेश जी। उनसे बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां लेने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना रीड दिस न्यूज़ फ्रॉम इंग्लिश एडिशन। क्लास 12th पास आउट्स विल अंडरगो स्किल ट्रेनिंग। 100 बेस्ट टीचर्स lecturers of J&K being sent outside UT for training this year, LG Sinha. One more news from this paper. Kashmir carpets to embellish new parliament building. जी एक उर्दू रोज़नामा है मेरे पास, और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के हवाले से ये खबर शाया हुई है। सरकारी इदारों में शफाफियत लाने और अफसरों को जवाबदेह बनाने के लिए मुलाजमीन को हर माह की 7 तारीख तक कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जी अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। LG greets teachers on Teachers Day. And yet another news, India lodged over 1.64 lakh suicides in 2021, highest ever in a calendar year, government data. जी एक और उर्दू रोज़नामा है मेरे पास, हमारी वादी कश्मीर के टूरिज़म पोटेंशियल को ट्रैप करने के लिए और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से ये खबर शाया हुई है। सयाहती मकामात में तब्दील होने के लिए 181 गाँव की निशानदेही। नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोज़नामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। PM मोदी 5 सितंबर को असातिज़ा के कौमी अवार्ड्स जीतने वालों से गुफ्तगू करेंगे। जी मेरे पास एक आखिरी उर्दू रोज़नामा है और कल के मैच के हवाले से इसमें खबर शाया हुई है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला था, सब देखते रह गए। एक नेल बाइटिंग फिनिश, पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में भारत को हरा दिया। खैर ये तो अखबारात की सुर्खियाँ थी। अब वक्त हुआ चाहता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का, जो डॉक्टर तारिक मरगूब साहब एक सेगमेंट पेश करते हैं, किसी मौजू पे बात करते हैं। चूँकि एजुकेशन सिस्टम बराह रास्त हमारे असातिज़ा से लिंक्ड है, तो आज के दिन देखते हैं क्या मौजू होगा उनका। उसके बाद अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K।
मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे कि कुछ भी हासिल करना है वो बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट्स बहुत अच्छी बात है। हाउ हम करेंगे बात आज कि हाउ जो कंपैशनेट शेयरिंग कैन गिव राइज टू कैपिटल कॉन्शियस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, देखिए हम कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं और करना भी चाहिए और अचीवमेंट्स अच्छी बात होती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर वैल्यूज। एथिक्स के बाद हम कहते हैं बाय हुक और क्रुक, नॉट क्रुक। देखिए हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास जो सोसाइटी में हमारी जो नई नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम ये चीज़ें हम बता तो सकते हैं कि बेटा ये गोल अचीव करना है या ये चीज़ें करनी है या दौलत इतनी कमानी है। ये कमाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि अर्न विद पैशन और शेयर विद कंपैशन। ये चीज़ें बच्चों में हम इनकलकेट कर सकते हैं कि बेटा कमाना, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ क्या चीज़ें, वो इनकलकेट स्कूल्स में कराए जा सकते हैं, घर में कराए जा सकते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार स्कूल्स में बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों को हम पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आपके साथ जो है, अब हमारे बाद जो भी आपको बोलता है, टीचर बोलता है, उसको सुनो, और उसका जो दिमाग है, बिकॉज एटीट्यूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, वो स्पॉन्ज की तरह उसको एब्जॉर्व करता है। तो वो चीज़ें हम ये ना करें कि बाई अचीव बाई जस्ट हुक और क्रुक नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जो सोसाइटी में हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो आगे के लिए कि हमारे जो बच्चे आगे हैं वो रिस्पॉन्सिबल बने, रिसोर्सफुल बने, रिस्पेक्टफुल बने, उनको स्कूल में कैसे कराया जाता है मैं बताता हूँ। एक अभी जब नासा ने मार्स के लिए एक एक्सपीडिशन के लिए वो लोगों के लिए एक ऐड किया कि हम मार्स पे रॉकेट को भेज रहे हैं, और आप उसमें देखिए एक जो नासा के चीफ मैकलॉफ क्या है, उन्होंने जब इंटरव्यू करना शुरू किया तो एक अमेरिकन एक एस्ट्रोनॉट आए, उसने कहा मैं अपने आप को पेश करता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए आप देखिए हम मार्स पे जा रहे हैं पहली बार, हमें नहीं पता वहाँ से वापस आओगे भी आप या नहीं। तो उसने कहा आई नो। तो कहा फिर आपका बेट क्या है? तो उसने कहा $1 करोड़। ठीक है, फिर दूसरा आ गया वो जर्मन ने कहा, उसने कहा आप $1 करोड़ क्यों? कहा कि हो सकता है वापस ना हो, कहा कि मेरे पीछे फैमिली भी है, सो आई लव देम, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनके पीछे। फिर जब जर्मन वाला आया तो जर्मन वाले को पूछा, वो भी एस्ट्रोनॉट था, उसको बोला तो उसने कहा $2 करोड़। कहा देखिए हम वापस, कहा मुझे पता है। अब देखिए एक चीज़ है, अगर मैं वापस नहीं आया, 1 करोड़ फॉर माई फैमिली एंड 1 करोड़ फॉर चैरिटी। फिर तीसरा आ गया एक सियासतदान। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे सियासतदान वैसे हो सकते हैं, तो हमारा बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं और आगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसने कहा कि 3 करोड़। कहा देखिए जी आप तो एस्ट्रोनॉट भी हैं, आपको पता है ऊपर जाके वापस नहीं आ सकते, हो सकता ना आए। कहा मुझे पता है। तो कहा ये $3 करोड़ क्यों? कहा देखिए 1 करोड़ मैंने पहले सोचा है, मैं बहुत ज़्यादा सोचने वाला हूँ, आपके फ़ायदे की बात मैंने सोची है, $1 करोड़ आपको। कहा अच्छा। कहा 1 करोड़ मुझे सिर्फ, और 1 करोड़ वो अमेरिका वाले को दे देंगे जो ऊपर जाएगा, तो आपको तो ह्यूमन बीइंग भेजना था, वो मैंने सोल्यूशन किया। तो ऐसे चीज़ों से बचाया जा सकता है। ये चीज़ें बेटा वट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ यू कैन अचीव, लेकिन थ्रू एथिक्स। तो ये कर सकते हैं, आप कर लीजिए ये, और आप देखिए आगे बारे में आप कर लीजिए, आप कर सकते हैं, और आप ये अगर ये सेगमेंट्स देखते रहेंगे तो कई चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। आज मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे तारिक साहब, जो कि आज बात कर रहे थे कैपिटलिज्म और एथिक्स को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नाजरीन, आज के मेहमान से बातें जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमारे पेशे में, लीगल प्रोफेशन में जो है सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। तो बताइएगा हमें कि आपने सोशल लाइफ जो है किस तरह से आप इसको लेते हैं एज अ चैलेंज, कैसे आपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया? देखिए ये बात सही है कि जब प्रोफेशंस में आदमी पूरी तरह से डिवोट हो जाता है, समय देने लगता है जी, तो सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बैलेंस करना मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और चूँकि यह स्ट्रगल का फिर से एक दूसरा दौर शुरू होता है जी, और उसमें हमें अपने क्लाइंट्स के साथ विश्वास बनाए रखना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही है, क्योंकि क्लाइंट हमारे पास सब कुछ छोड़ करके आता है,
और यहाँ तक हम लोग कहते हैं कि जहाँ क्लाइंट्स के माँ बाप तक खड़े नहीं होते, वहाँ एक एडवोकेट खड़ा होता जी, है और उसको न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करता है जी। ऐसे में हमें उसके लिए अनलिमिटेड टाइम देना होता है, उसका विश्वास जीतना हो। और हमेशा एक कोशिश रहती है, एक बार विश्वास नहीं, जब तक मैटर समाप्त नहीं हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे समय तक उसके साथ में जुड़े हैं, वो हमारे पर भरोसा भी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। लड़ने के कई तरीके आज आ गए हैं, तो कब उसका विश्वास टूट जाए ये बोल नहीं सकते। कभी किसी ने उसको बाहर से कुछ पिंच कर दिया, कुछ गलत बहुत नाजुक धागा है ये भरोसे तो बहुत ही नाजुक धागा है। अब इसको बनाए रखने के लिए कि अगर एक का विश्वास टूटा तो हमारे दूसरे क्लाइंट्स के भी विश्वास टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें बाकी सारे सोशल लाइफ से थोड़ा दूर होना पड़ता है। लेकिन अब बैलेंस बनाने के लिए हमने इसमें जो किया, हमने प्रोफेशंस में ही सोशल लाइफ को एंट्री दी। वो कैसे? जैसे कि हम सोशल लाइफ के रूप में बहुत सारे गरीब लोग भी आते हैं, अच्छा, अमीर से अमीर लोग भी आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हर तरफ से सोशल मीटिंग लॉस कर चुके हैं और उन्हें अब उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिल सकता। तो कोई उन्हें इंट्रोड्यूस करता है कि नहीं आप वहाँ जाइए, फिर नए सिरे से आपका कुछ काम होगा। तो हम लोगों ने सोशल फील्ड के लिए ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने साथ जोड़ रखे हैं, और उनके साथ भी लीगल फील्ड में बैठते बैठते समाज के साथ में बैठने का एक मौका कनेक्शन बन जाता है। और उस कनेक्शंस में हमें हर तरह के लोग भी मिलते हैं और उनके लिए हमें काम भी करने का मौका मिलता है। तो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम समाज के दूसरे वर्ग के लिए भी, जिसको कानून से जरूरत नहीं है लेकिन किसी को आर्थिक मदद की जरूरत हुई, किसी का फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे फैमिली मैटर्स ऐसे आते हैं कि हम लोग समझा करके कोर्ट में जाने के बजाय वहीं सॉल्व कर देते हैं, और हमें वहीं अपना समाज नजर आता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से लोग आते हैं, हर कास्ट के भी लोग आते हैं। और समाज में रहने वाले हर शहरी पे जिम्मेदारी है कि वो समाज की सेवा करे, जिसमें सेवा करें। तो उस सेवा में ही हमारा जो सोशल वर्क है, सामाजिक संरचना है, उसमें भी हमें समय देने का मौका मिलता है। और ये अपने ऑफिस से स्टार्ट होकर कोर्ट तक रहता है। कोर्ट में भी अगर हमें थोड़ा समय मिला तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं, और वहाँ ये विचार होती है कि भाई इसको मैटर को कोर्ट में ले जाया जाए, आपस में बैठ करके सुलझाया जाए या सेटलमेंट हो सकता है। तो समाज में भी जैसे पॉलिटिकल ग्रुप समाज है, मेडिकल ग्रुप्स के समाज हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कानूनी जरूरत होती है, और उस हिसाब से हम लोग को वहाँ जोड़ा गया। तो वहाँ भी उस समाज में ही हम लोग जी करके अपने को संतुष्ट करते हैं। और जो बाकी समय बचा तो जैसे कुछ छुट्टियां हुई, जैसे हुआ उसके लिए हम लोग अपनी फैमिली लाइफ अरेंज करते हैं। बैलेंस तो बनाना पड़ता है। अगर और हमारा ही फैमिली सही नहीं रहेगा, हम इस समाज में एस्टेब्लिश नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे क्लाइंट हमारे ऊपर कैसे भरोसा? बिल्कुल। और ये भी मैंने सुना है, खैर हमारा शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आज मैं दो वकला के बीच में फंसा हुआ हूँ, कहीं I'm just a junior, I'm a learner। कहीं मुझ पे मुकदमा ना कोई चल जाए। मैंने ये भी सुना है कि भले ही आप किसी केस में, मतलब आपके अपोजिशन में जो वकील है उसके साथ आपका हीटेड आर्गुमेंट भी हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये तो प्रोफेशनल जिंदगी है। आम जिंदगी में आप लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये क्या है, ये प्रोफेशनल एंजॉयमेंट अपने आप पे एस्टेब्लिश हो जाता है। आज हो सकता है कि हम और एक दूसरे के आमने सामने हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, और आर्गुमेंट करने के समय जो टॉपिक्स होता है, जो इश्यूज होता है, अगर लगता है कि हम कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं तो हम वहाँ अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें और थोड़ा प्रिपरेशन की जरूरत हो, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा एक चांस मिल जाए, थोड़ा कुछ और मटेरियल कर लेकर के आए। किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते कि हम केस को लूज होने अपने पक्ष को कमजोर, तो दूसरा पार्टी भी थोड़ी चाहेगा कि उसका केस लूज हो, वो भी उतनी ही मेहनत करता है, उतनी ही मजबूती से डालता है। तो वहाँ कोई पर्सनल फाइटिंग नहीं होती है, वहाँ जो लीगल फाइटिंग होती है, किसने अपने मैटर पे कितना वर्क किया, ये काम से रिलेटेड आर्गुमेंट्स। जस्ट आउट ऑफ दिस कोर्ट जैसे हम फिर मिलते हैं, चाहे वो अपोनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं उसने हमसे अच्छा प्रिपरेशन किया जो हमने देखा ही नहीं, बहुत सारे ऐसा समुद्र है लीगल सेक्टर कि सब कोई इसमें मास्टर नहीं है, कोई नहीं बोल सकता
कि वो मास्टर्स नहीं है। यहाँ तक कि जो जस्टिस जजेज भी हैं वो भी हर सेक्टर के मास्टर्स नहीं है। कभी कभी उनको उस सेक्टर में भेज दिया जाता है तो वो भी वकीलों से सीखते हैं। और कभी कभी तो हमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ वर्डिंग, कुछ प्रैक्टिसेस हम जानते ही नहीं थे, वो क्लाइंटों ने हमें बताया। क्या बात, क्योंकि वो क्लाइंट्स दूसरे किसी वकील के पास जाते रहे होंगे और उनको पता चलता होगा कि इसमें इस प्रोसीडिंग को ऐसा चलता है और इस प्रोसीडिंग को ये वर्डिंग देते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ और वर्ड है, उर्दू में और वर्ड है, हमारे उत्तर प्रदेश में उसको कुछ और प्रोसीडिंग बोला जाता है, महाराष्ट्र में कुछ और बोला जाता है। तो कभी फोन पे आता था, अरे ये चैप्टर प्रोसीडिंग हमने कहाँ से आ गया भाई, ये तो सीआरपीसी में पढ़ा नहीं, चैप्टर प्रोसीडिंग क्या हो गया, तड़ी पार प्रोसीडिंग क्या हो गया। तो क्लाइंट हम लोग को समझाते थे, साहब ये सेक्शन से ये ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, वो सीआरपीसी में। तो बहुत सारी चीजें तो हम लोग को क्लाइंट से सीखने और हर मरहले में इंसान को ये खुद में एक मादा रखना है कि मुझे सीखना है, मरते दम तक सीखते रहना है। और जो लोग इस तरह की जहनीत और इस तरह की मेंटालिटी से आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। नाज़िम मोहतरम, अपने मौजूद मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक और छोटे से आखिरी वक्फे के लिए हमें रुकना है। आप बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। वुचतव महरिन सन क्या शूबान, योर ज्वेलर्स शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स, शाहरी खास, कैद कदल, सराब कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट अखिलेश जी। अच्छा अखिलेश जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, एज ए लॉ स्टूडेंट जब हम कोर्ट ज्वाइन करते हैं ना, तो वी आर सपोज टू असिस्ट सम सीनियर, राइट, सीखने के लिए। लेकिन ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये भी है कि जो हमारे सीनियर्स हैं हमसे काम कराते हैं, ऑल्दो आई हैवंट एवर एक्सपीरियंस्ड इट, हमें बताइएगा कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए शुरुआत में जब आपने कोर्ट ज्वाइन किया था? जब हमने कोर्ट ज्वाइन किया था तो सबसे पहले हमने स्मॉल कॉज कोर्ट, जहाँ रेंट टेनेंट के केस चलते थे, जी, वहाँ हमने ज्वाइन किया, से शुरुआत की जी। और एसटी कारिया हमारे सीनियर थे जो बहुत ही नामचीन एडवोकेट थे, जी। उनकी पूरी फैमिली आज भी एडवोकेट है। और रेंट एक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, हम लोग मेहनत भी करते थे, चैम्बर भी जाते थे, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था, कुछ तो सीखने को मिले, क्लाइंट से कुछ नज़दीकियाँ हों। फिर हमें लगा कि हमें कुछ और दूसरे फील्ड में भी सीखना चाहिए, क्योंकि सारे कोर्ट वहाँ अलग अलग है। फिर हमने सिविल प्रॉपर्टीज मैटर्स के जो दूसरे रूट्स हैं उधर शुरू किया और इंडिपेंडेंट शुरू किया। इंडिपेंडेंट शुरू करते ही प्रॉपर्टीज से ज़्यादा हमारे पास, जैसे सोशल वर्क आपको बताया, क्रिमिनल मैटर्स आने लगे। और क्रिमिनल मैटर्स आने लगे तो उससे हम ना नहीं बोल सकते थे। वो ट्रस्ट के साथ में आते हैं, उनको ये नहीं पता था कि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते या नहीं करते, तो इसके लिए हमें दूसरे से सीखना पड़ता था। अब हर सेट के लिए एक नए सीनियर को ज्वाइन करके हम 6 महीने साल भर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दूसरा पार्ट कमजोर हो सकता था। तो ऐसे में जब हम बोलते हैं ना कि हमारा ज्वाइंट एक ग्रुप होता है, हम सब मिलते जुलते रहते हैं, तो हम लोग चाय पीते बैठते, सबसे खुद ही क्लाइंट बन करके सलाह लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और हिंट मिलती है, उससे हम लोग आगे करते हैं। और इसी सिलसिले में एक अपना पर्सनल अनुभव में शेयर करूं कि एक हमारे यहाँ अंधेरी जो है बहुत ही जुहू, जहाँ आप बॉलीवुड बोलते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत एक पॉपुलर शहर है, पॉपुलर जगह है और बहुत ही कॉस्टली जगह है। और उसी बीच में सबसे बड़ा एक स्लम एरिया है जी, जैसे जुहू गली बोलते हैं। जुहू गली, बिल्कुल। और जुहू गली में ही एक हिल है, गिलबर्ट हिल। गिलबर्ट हिल की हिस्ट्री रही, उसमें जिसने बड़े बड़े आप पिक्चर शोले वगैरह देखे होंगे, उस पर शूट हुई। मैं नहीं जानता था, मैं देखा भी नहीं था, और उस पर बिल्डर्स कुछ काम कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से एक क्लाइंट का मैटर मेरे पास आया कि इसका झोपड़ा है, बिल्डर ने कुछ दिया नहीं है और तोड़ रहा है, बड़े बड़े मशीनें लगे हुए हैं। तो मैंने उसका केस फाइल किया, और केस फाइल किया, केस हियरिंग के पहले ही झोपड़ा कोलैप्स हो गया। अच्छा। तो जब कोलैप्स हो गया तो गुस्सा अपने अंदर भी आया
और वो मुस्लिम लोग ही थे, मुस्लिम भाई थे जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे। क्या बात। और वो पूरा एरिया मुस्लिम ग्रुप से। फिर मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, मैंने वहाँ से फोटोज मंगाए और मैंने PIL फाइल किया कि ये तो हिल है, इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। फिर उस पर स्टडी चालू हुआ, तो मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट था। फिर मैंने देखा ये तो हिल बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है, इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए। और 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हिल था, हिस्टोरिकल। और आपको पता होगा जो अभी हमारे यूनाइटेड नेशंस में जस्टिस हैं, वही उस समय हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चीफ जस्टिस थे। उनके सामने मैटर लगा और उन्होंने उस हिल के तट पे स्टे दे दिया। चंद्रचूड़ साहब जो अभी बैठे वो उस समय सेकंड जस्टिस थे। और स्टे मिलने के बाद में फिर उस पर स्टडी चालू किया कि भाई ये तो मैंने एक स्टोरी बनाकर डाल दिया और इस पर स्टे हो गया। उसके बाद जितने आर्कोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और पौई यूनिवर्सिटी से, सब लोगों ने उस पर जब स्टडी किया तो पता चला कि ओनली 5 hills are in all over world of that periods. And now it is declared archaeological sites and protected, and government has given goods budgets to protect it. And other sites has not been developed. Slums is going to be developed, but it is remains 10 years continue to fight to this. Very builders become poor because their project were stopped. Outsiders. So that is comes only for one hutments, and that hutments which collapse. Where is he? I don't know. वो कहाँ गया, बिल्डर ने उसको क्या दिया वो मेरे को भी पता नहीं चला बाद में। लेकिन वो केस बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि बाद में बहुत सारे लोगों ने और भी पिटीशन डाले, अभी भी पिटीशन डालते हैं अर्निंग के लिए कि कुछ और भी कमा लेंगे हम, कुछ बिल्डर को रोकेंगे, कुछ और चौड़ा करेंगे। लेकिन ये जो है ये सीखने की ही एक नियत से है। बिल्कुल। एक छोटा सा काम मेरे पास आया और उससे हमें काफ़ी वहाँ नाम भी मिला, काफ़ी बड़े बड़े पेपरों में रिकॉग्निशन भी मिला आया और आज भी उसको हम लोग याद करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी छोटे काम से जो आते हैं उससे बड़े बड़े अचीवमेंट हो जाते हैं जो हम उम्मीद नहीं रखते। बिल्कुल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ये नहीं देखा कि ये किसका घर है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना। आपने ये देखा कि किसी के साथ हक तलफी हो रही है, उसका हक खाया जा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आप खड़े हुए और उस वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है हो गया। और ये बहुत बड़ा मैटर बना, बहुत बड़ा मैटर बना। आपको भी रिकॉग्निशन मिली और वो साइट भी प्रोटेक्टेड। खैर अखिलेश जी, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है प्रोग्राम में, हमें ये भी बताएं कि आज किस पर्पज से आपका कश्मीर विजिट था, उसका क्या मोटिव है, किस कॉन्फ्रेंस के लिए आज आप आए हैं? हम कश्मीर विजिट में आए थे। यहाँ पे एक हिंदी कश्मीरी संगम संस्था है, बीना बुटकी जी चलाती हैं। जी। उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे सेमिनार रखा था। उसके साथ में एक शारदा पीठ, शंकराचार्य जी, उनके साथ में जो है यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। और वहाँ पे जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, बीना बुटकी ने कश्मीर को और हिंदी क्षेत्र से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया। सारे कश्मीर के जो साहित्य है और दूसरे स्टेट्स के जो साहित्य है उसको एक दूसरे में ट्रांसलेट करना और एक दूसरे का मैसेज दूसरे को शेयर करने से पता चलता है कि हाँ एक कल्चरल शेयरिंग क्या कल्चर है और हैदराबाद का क्या कल्चर है, उत्तर प्रदेश का क्या कल्चर है, क्योंकि वो रही भी बहुत डायनेमिक सेक्टर्स में, हर स्टेट में रही है। तो उसके वजह से हम लोग भी उनसे प्रभावित होकर के जुड़े हुए जी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि बीना बुटकी जी का भी इंटरव्यू हमने यहाँ गुड मॉर्निंग जे.एन.के में किया है और मैंने ही किया है इत्तेफाक। बहुत खुशी हुई जान करके की जी, वो यहाँ पे आ चुकी है। और ये भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि कल सार्वकीय शारदा पीठ के ज़ेर एहतमाम एक अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद हुई जिसमें जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उनको इनामात से, एजाज़ात से नवाजा गया। और हमारे लिए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब तनवीर हुसैन मीर साहब को भी सम्मानित किया गया, उनको भी अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये हमारे लिए भी इस वक्त फ़ख्र का मकाम है कि उनको सम्मानित किया गया। जी सर, आप उस कॉन्फ्रेंस के बारे में कह रहे थे।
तो कॉन्फ्रेंस में तरह तरह के जो मुद्दे उठे, मेडिकल पर भी मुद्दा होता है, जैसे आयुर्वेद, और कश्मीर में आयुर्वेद की अपॉर्चुनिटी क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो यहाँ पे हैं, और यहाँ से कितना देश के दूसरे हिस्से में सर्विसेज जा सकते हैं। कल्चर प्रोग्राम से यहाँ जो कल्चर से यहाँ के जो कपड़े और लिबास और जो रहन सहन खान सहन है, इसके बारे में भी बातें चली। और कश्मीर का जो हिस्ट्री है, श्रीनगर का जो हिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाहर के लोगों को एक तो देखने का मौका कम मिल रहा था, खास करके हमारे मिडिल जनरेशन से बहुत लोग नहीं आ सके, कट गए थे, और जानने का मौका भी कम मिलता, और उन्हें केवल किताब में ही जानते थे कि श्रीनगर जो है, कश्मीर जो है स्वर्ग है जी। लेकिन जब यहाँ आकर के स्वर्ग का लुत्फ लिया जाए तो थोड़ा अलग तजुर्बा है, अलग अनुभव, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है जी। सही बात। और अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो हमें लगता है कि बहुत ही भारी संख्या में लोग, ज्यादा संख्या में कश्मीर लोग आते रहेंगे। इस साल तो आप देखिए सभी रिकॉर्ड टूट गए, इतने टूरिस्ट आए इस साल, और यहाँ लुत्फ लिया उन्होंने इन नज़ारों का। जी सर, देयर इज अ वेरी फेमस कोट, मेक क्राइम पे बिकम अ लॉयर। आई थिंक वहाँ पे सही में फिट बैठता है, बिकॉज यू योरसेल्फ क्रिमिनल लॉयर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक ज़माने में कहा करते थे कि जो लीगल प्रोफेशन है इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, लड़कियाँ ज़्यादातर करती नहीं थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली लड़कियाँ जो है एडवोकेसी भी करती है, एज वेल एज दे शोइंग इंटरेस्ट इन जुडिशरी। हमें बताइएगा कि लड़कियों के लिए कैसा है ये प्रोफेशन? देखिए, बस जो सिचुएशन चेंज हुए जी, पहले जो एक सिचुएशन था कि जैसे क्रिमिनल सिचुएशन से क्रिमिनल सारे एडवोकेट के ऑफिस में बैठ रहे हैं और क्रिमिनल्स को डील करना है, क्रिमिनल का माइंड भी क्रिमिनल जैसा होता है, और वैसे में लड़कियों का बैठना और उनके साथ डील होना एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। सेम प्रॉपर्टीज मैटर है, प्रॉपर्टीज मैटर में बहुत लोग अपने घर के लोगों को भी इन्वॉल्व नहीं करते, कॉन्स्पिरेसी रहती है, क्या करना है, कैसे साइड करना है। तो वैसे में भी लोग जो है अगर कोर्ट में जाते हैं तो उनके लिए इतना हार्ड वर्क। दूसरी चीज, एडवोकेट्स एक लीगल ऑफिसर है तो ठीक है, उनके लिए एक ऑफिस है और घर है, ऑफिस से चैम्बर घर या आने जाने की व्यवस्था है। लेकिन जब आप एक एडवोकेट होते हैं तो आपको सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। आपको अधिक से अधिक एक बार रूम बैठने को मिल जाता है, आपको क्लाइंट से भी खुद की मीटिंग की व्यवस्था करनी है, अपनी सेफ्टी की भी व्यवस्था करनी है, दुश्मन आपके सामने रहता है। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि चलो एडवोकेट को हम धमका देंगे तो चुप बैठ जाएगा, जबकि बहुत कम ऐसे एडवोकेट होते हैं जो किसी के धमकाने में चुप हो जाए। तो ऐसे में लड़कियों के लिए पहले से डर बना हुआ था कि इस फील्ड में हमारे लिए कितनी गुंजाइश है। तो अभी का सिनारियो और अब जो सिनारियो चेंज हुआ है कि जब लड़कियों ने दूसरे फील्ड में जैसे मिलिट्री फील्ड, पुलिस फील्ड और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गई हैं, अब तो हर फील्ड तो उनके लिए यह फील्ड और अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सबके अंदर होता है कि हम एक डॉक्टर बने, एक एडवोकेट बने, प्रोफेशंस हुए और एक पर्सनालिटी दिखती है। तो वैसे में जब आज कुछ लोग तो प्रभावित हो गए पिक्चरों में लेडीज अपीयरेंस देख करके कि लेडीज एडवोकेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा भी दिख रही है, आपने कई पिक्चरें देखी होंगी। लेकिन हकीकत में भी आज जो जुडिशरी में औरतों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। और आज औरतें जो आई हैं, नए नए बैचलर्स आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रही हैं, टाइम दे रही हैं, उनके पास टाइम भी है, उनका लगन भी है और उनके पास काम भी है। और ये सिनेरियो भी बदल गया, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और दूसरे देशों में भी औरतों ने अच्छा जगह बनाई है और लीगल सर्विसेज में भी उनका अच्छा स्टेटस है। आज अपने देश में भी उनका स्टेटस बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। पहले तो लगता ही नहीं था कि ये फील्ड मतलब सुना सुना रहता था कि कहीं 2 या 4 लॉयर्स लेडीज होते, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो, अब सिनेरियो 50% के आसपास आ गया। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश उपाध्याय जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ यादें शेयर की, इस लीगल प्रोफेशन के बारे में जो कि ज़्यादा हुमैरा ने आपसे सवालात किए, और चूँकि ये भी आगे बढ़ रही हैं अब इस फील्ड में, तो काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज आप विज़िट पे आए हैं तो उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। हमें भी कभी अवसर दीजिए कि आपको होस्ट करें, हम भी कि वही चाय का प्याला पिएं और यहाँ का फेमस कहवा वगैरह हम एक साथ पिएंगे इंशाल्लाह। आपकी तशरीफ़ आवरी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम,
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। फिर से एक बार तमाम असातिज़ा को हमारी और पूरी गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज है टीचर्स डे है। यह छो अख त्युथ दो यथ मज अस पन्नन वस्तादन इज्जत एहतराम करान। हालांकि पूरी ज़िंदगी गैस पन्न टीचरन वस्तादन एहतराम करुन, मगर आज अमुक इजहार बरमला करान। तुह तह तलकीन करान, तकीद करान कि पन्न टीचरन करियो हौसला अफजाई, तिमन उनको ये एहसास दिलाएं आपके वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। खैर इसी नोट पे आपसे आज विदा लेते हैं। मुझे और हुमैरा को प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।